इससे पहले हमने देखा था प्रबंध की विशेषताएं। आज हम जानेंगे प्रबंध की अवधारणाएं। अवधारणाएं मीन्स कॉन्सेप्ट। तो अवधारणा एक विचार, मनस्थिति या धारणा है जो किसी भी वस्तु, क्रिया, तकनीक आदि के संबंध में व्यक्ति के मनस्थिति पर अंकित होते हैं। ठीक है। तो धारणा एक निरांकार विचार है जिसे विशिष्ट उदाहरणों द्वारा दृष्टांतों से सामान्यीकृत किया गया है। अर्थात प्रबंध एक विस्तृत शब्द है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति इसकी कोई स्पष्ट व निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रबंध की अवधारणा। तो प्रबंध की अवधारणा को जानने से पहले देखिए, अगर 5 अंधे व्यक्ति ने एक हाथी को पकड़ लिया और उसके हाथ में जिसके हाथ में हाथी का अंग आया वह उसी रूप में हाथी की अवधारणा करने लगे। हाथी का पैर पकड़ने वाले अंधे ने उसे खंभा जैसे बताया, पूंछ पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसे सर्प की संज्ञा दे दी, सूंड पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसे बल्ली जैसे बताया, कान पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसे सूपा जैसे बताया और पेट पकड़ने वाले व्यक्ति ने हाथी को मशक जैसे बताया। उसी प्रकार प्रबंध को भी जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा उसने उसी रूप में उसके अनुरूप की अवधारणा कर ली। अब हमारी संपत्ति में प्रबंध की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन करने से पूर्व अवधारणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अवधारणा एक विचार, मनस्थिति या धारणा है जो किसी भी वस्तु, क्रिया, तकनीक आदि के संबंध में व्यक्ति की मनस्थिति पर अंकित होती है। ठीक है, ये पहले हमने देख लिया क्या अवधारणा। अब हम जानेंगे कि इनकी प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं थियो हेमन की अवधारणा। तो प्रबंध के क्षेत्र में जाने माने प्रसिद्ध शास्त्री थियो हेमन ने प्रबंध को 3 विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। पहला किया है प्रबंध संज्ञा के रूप में, मैनेजमेंट एज अ नाउन। दूसरा बोला गया है प्रबंध प्रक्रिया के रूप में, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। तीसरा बोला गया है प्रबंध अनुशासन के रूप में, तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध संज्ञा के रूप में। तो संज्ञा के रूप में प्रबंध से आशय है प्रबंध या संस्था के उन कर्मचारियों के समूह से है जो संस्था की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अब दूसरा बोला जा रहा है प्रबंध प्रक्रिया के रूप में। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंध में नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, नियंत्रण व समन्वय को शामिल किया जाता है, जिसके 5 अहम बताया गया है। मानव, माल, मशीन, मुद्रा और मेथड का उचित समन्वय तथा कुशलतम उपयोग उपयुक्त तत्वों के प्रयोग से ही क्या होते हैं, संभव होते हैं। अब तीसरा बोला जा रहा है थियो हेमन ने प्रबंध को अनुशासन की भी संज्ञा दी है। इनके अनुसार बिना अनुशासन के कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि प्रबंध में ज्ञान, कला, कौशल का समागम होता है। अतः प्रबंध को क्या बोला गया है, एक अनुशासन भी बताया गया है। उसी प्रकार से दूसरे विद्वानों ने जैसे जेम्स लुंडी की अवधारणा बोला गया है। तो जेम्स लुंडी के अनुसार प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयासों को नियोजित, अभिप्रेरित व नियंत्रित करने का कार्य है। जैसे अन्य शब्दों में भी बोला जा सकता है तो प्रबंध क्या हो गया, नियोजन, क्रियान्वयन व नियंत्रण का योग है। अर्थात नियोजन उच्च वर्गीय कार्य है जिसमें नीतियों व लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। क्रियान्वयन अर्थात अधिकांशी कार्य है, अर्थात नीतियों व लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने वाले कर्मचारी तथा अधिकारी इस श्रेणी में आते हैं। इसमें चयन, प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, निर्देशन व समन्वय शामिल है। उसी प्रकार से नियंत्रण का आशय कार्य के प्रति उत्तरदायित्व, जवाबदेही निश्चित करना है तथा यह देखना है कि कार्य निर्धारित समय अनुसार अर्थात मापदंड के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के लिए अर्थात अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से लुंडी का मानना है कि प्रबंध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों से संबंधित कार्य है, एक वर्ग नीति बनाता है, दूसरा वर्ग उन नीतियों को क्या करता है, क्रियान्वित करता है, और तीसरा वर्ग अर्थात श्रमिक या कर्मचारी उसमें क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जेम्स लुंडी की अवधारणा भी अनुचित प्रतीत
होती है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा बोला जा रहा है लॉरेंस से एप्ले की अवधारणा। तो देखिए, एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है बोला जा रहा है। अर्थात कर्मचारी ही क्या है, प्रशासन ही प्रबंध है। तो एप्ले ने अपनी परिभाषा में प्रबंध को मानव विकास की ओर अधिक केंद्रित किया है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, इस कथन या वाक्य का अर्थ एप्ले ने इस प्रकार स्पष्ट किया। जैसे पहला उन्होंने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों या कर्मचारियों को वस्तु या मशीन न समझा जाए, अर्थात श्रमिकों या कर्मचारियों को वस्तु या मशीन न समझा जाए, बल्कि उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखा जाए। अतः प्रबंध में व्यक्तियों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। यहाँ व्यक्ति में कर्मचारी, ग्राहक, विक्रेता, व्यापारी सभी को शामिल किया जाता है। उसी प्रकार से उन्होंने दूसरा भी बोला गया है कि प्रबंध में व्यक्ति ही केंद्र बिंदु होता है तथा व्यक्ति ही उत्पादन व सेवाओं से संबंधित कार्य करता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए ओलिवर सैंडर ने अपनी किताब में एक बात लिखी है कि प्रबंध मुख्यतः मानव का प्रबंध है और यदि वह अपने कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक दशा को नहीं समझता है तो वह सफल नहीं हो सकता है। मतलब जब तक वह अपने कर्मचारियों की मनी स्थिति अर्थात मनोवैज्ञानिकों की दशा को नहीं समझ पाएगा, अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। उसी प्रकार से तीसरा बोला गया है कि व्यक्ति ही संगठन के विकास का कार्य प्रशस्त करता है और विकास ही असीमित संभावनाएं उसी में छिपी हुई रहती है। अतः व्यक्तियों का विकास ही क्या है, प्रबंध है। अब बोला गया है किसी भी समाज तथा राष्ट्र के लिए वहां के प्रतिभावान व्यक्ति उसके रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। अर्थात देखिए, अब एक और बोला गया है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ये तो हमने जान लिया। अब दूसरा बोला गया है न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो इस कथन को एप्ले ने इस प्रकार स्पष्ट किया है, जैसे व्यक्ति उत्पादन का एक सजीव घटक है जबकि वस्तुएं निर्जीव घटक होती हैं। सजीव अर्थात मनुष्य घटक ही निर्जीव घटक को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि कोई भी निर्जीव वस्तु स्वयं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती, आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार से दूसरा बोला गया है भौतिक संसाधन मानव के लिए होते हैं, न कि मानव भौतिक संसाधनों के लिए है। मतलब बोला जा रहा है भौतिक संसाधन, जो भौतिक संसाधन है मानव के लिए होते हैं, मानव भौतिक संसाधनों के लिए नहीं होते। उसी प्रकार से तीसरा बोला गया है विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले, जब तक व्यक्तियों की योग्यताओं कुशलताओं का विकास नहीं होगा तब तक वैज्ञानिक प्रगति व सामाजिक कल्याण नहीं हो सकता। चौथा बोला गया है मानव ही समस्त प्रबंध व्यवस्थाओं का क्या है, सूत्रधार है। अब देखिए, यह भी सत्य है कि मशीन, यंत्र व उपकरणों का 100% उपयोग तभी संभव है जब मानव अपनी क्षमता से क्या करे, कार्य करे। मतलब जब तक मशीन है, यंत्र है, उपकरण है, इनका उपयोग हम तब तक ही कर सकते हैं, उनका उपयोग तब तक ही हमारे लिए संभव है जब मानव अपनी क्षमता से क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है। इस अवधारणा में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रबंध के द्वारा मानव विकास आवश्यक है, क्योंकि मानव का विकास होने पर वस्तुओं का निर्देशन स्वतः ही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें तीसरा परिभाषा में बोला गया है कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है। ठीक है, अब देखिए एप्ले ने 3 प्रकार से बताया कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ये हमने देखा। फिर दूसरा बोला है न कि वस्तुओं का निर्देशन, ये भी हमने जाना। अब देखते हैं कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है। तो लॉरेंस एप्ले की परिभाषा में यह अंतिम कथन है कि कर्मचारी प्रशासन ही क्या है, प्रबंध है। अर्थात प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य जैसे कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, मानव विकास व कल्याण, मानवीय प्रतिभा व व्यक्तियों का विकास, पदोन्नति, स्थानांतरण कार्य, मूल्यांकन कार्य, नियंत्रण आदि प्रशासन की श्रेणी में ही आते हैं। इसलिए एप्ले ने प्रबंध की सार्वभौमिकता को देखते हुए कर्मचारी प्रशासन की संज्ञा दी है। अब हम देखते हैं चौथा, ओ'डonnell की अवधारणा। तो देखिए, ओ'डonnell की प्रबंध संबंधित अवधारणाओं के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह के साथ उनके द्वारा कार्य कराने की कला से है। इनकी प्रबंध संबंधित यह अवधारणा प्रबंध के आधुनिक दर्शन पर आधारित है। आधुनिक परिस्थितियों में प्रबंध अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से तभी तक काम ले सकता है जबकि वह स्वयं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हो। उपरोक्त तो दोनों अवधारणाओं के साथ साथ प्रबंध की अन्य विद्वानों द्वारा भी कई अवधारणाएं भी बताया गया है। तो ठीक है, तो देखिए
इस दृष्टि से प्रबंध की प्रमुख अवधारणाओं क्या क्या है, तो उत्पादन की साधन की अवधारणा, वर्ग अवधारणा, अधिकार सत्ता अवधारणा, वैज्ञानिक अवधारणा, कार्यात्मक अवधारणा, विधा अवधारणा, नेतृत्व अवधारणा, निर्णय की अवधारणा, सार्वभौमिकता की अवधारणा, पेशेवर अवधारणा, अन्य लोगों द्वारा उनके साथ मिलकर कार्य करने की अवधारणा। ठीक, अब देखो फिर बोला गया है सामूहिक प्रयास अवधारणा, प्रणाली अवधारणा, मानवीय संबंध अवधारणा, व्यवहारिक अवधारणा। तो देखिए ओ'डोनल की अवधारणाओं के अंतर्गत पहला बोला गया है उत्पादन के साधन की अवधारणा, अर्थात प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने प्रबंध को उत्पादन के एक साधन की भी संज्ञा दी। उनके अनुसार भूमि, श्रम, पूंजी, साहस आदि के समान प्रबंध ही उत्पादन का एक साधन है। यह उत्पादन के अन्य साधनों के कुशल उपयोग को संभव बनाता है। उसी प्रकार से दूसरा बोला गया है वर्ग अवधारणा। तो वर्ग के रूप में प्रबंध व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी संस्था के प्रबंध का कार्य करता है। इस प्रकार प्रबंध का अर्थ प्रबंध कराने वाले व्यक्तियों से है, जिन्हें प्रबंधक कहा जाता है। ये प्रबंधक संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की क्रियाओं का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करते हैं और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। अब तीसरा बोला गया है अधिकार सत्ता अवधारणा। तो देखिए प्रबंध को अधिकार सत्ता की प्रणाली भी कहा गया है। यह प्रणाली निर्णय लेने और उनकी क्रियान्वित करने की अधिकार सत्ता से बनी होती है। ठीक, फिर चौथा बोला गया है वैज्ञानिक अवधारणा। तो कुछ विद्वानों के अनुसार वैज्ञानिक अवधारणा आधुनिक प्रबंध की एक आधारशिला है। प्रबंध की वैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुसार प्रबंध एक ऐसा विज्ञान है जो नियोजन, संगठन, समन्वय, संचालन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण से संबंधित सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक, उसी प्रकार से वैज्ञानिक और प्रबंध की अवधारणा की एक आधारभूत मान्यता है कि प्रत्येक कार्य की करने की एक सर्वोत्तम विधि है। प्रबंध से आशय कार्य करने की सर्वोत्तम विधि की खोज करना एवं न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को संभव बनाना है। तो इस अवधारणा के जन्मदाता ओ'डोनल के शब्दों में प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि आप उसे सर्वोत्तम और किस ढंग से कर सकते हैं। फिर अगला बोला गया है कार्यात्मक अवधारणा। तो प्रबंध की कार्यात्मक अवधारणा को इसे एक प्रक्रिया के रूप में मानती हैं। तो इस अवधारणा को मानने वाले ओ'डोनल आदि प्रमुख जैसे प्रबंध एक प्रक्रिया बोला गया तो जिसके माध्यम से नीतियों की क्रियान्वयन, नियोजन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। यह देखा जाता है कि आधुनिक प्रबंध की अवधारणा एक व्यवहारिक रूप प्रबंध की क्रियात्मक अवधारणा है या नहीं है। अब देखते हैं हमारा विधा अवधारणा। तो विधा एक विषय अथवा ज्ञान की शाखा के अवधारणा के रूप में प्रबंध एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसका शिक्षण प्रशिक्षण किया जा सकता है। इस अर्थ में प्रबंध की प्राकृतिक एवं भौतिक विधाओं के समान ही एक विधा है जिसके अनुरूप अनुयायी जो प्रबंध ज्ञान की निरंतर खोज एवं सत्यापन तथा ज्ञान के प्रसार में लगे हुए विधा हैं। ठीक, फिर अगला देखते हैं नेतृत्व। तो प्रबंध की इस अवधारणा का आशय एक ऐसी विचार शक्ति से है जो संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नेतृत्व तथा संपूर्ण संगठन में प्रयुक्त की जाती है। समान स्तर पर औपचारिक रूप से इस प्रकार के नेतृत्व का निर्माण एवं विकास संगठन के वातावरण और उसके सदस्यों की आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए किया जाता है। फिर अगला बोला गया है निर्णय की अवधारणा। तो देखिए इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध एक निर्णय प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंधों का अधिकांश समय निर्णय लेने में ही व्यतीत होता है। निर्णयों की गुणवत्ता पर ही लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। श्रेष्ठ निर्णय हेतु आवश्यक है कि प्रबंध न केवल उपलब्ध तथा सूचनाओं का विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखे बल्कि उन निर्णयों के भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को भी महत्व दे। फिर अगला आता है हमारा सार्वभौमिकता की अवधारणा। तो देखिए प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा के अनुसार प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो प्रत्येक संस्था में चाहे वह धार्मिक हो या सामाजिक हो अथवा व्यावसायिक हो या औद्योगिक हो समान रूप से संपन्न की जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से 10वां बोला गया है पेशेवर अवधारणा। तो आधुनिक प्रबंधक एक पेशा मानते हैं। ठीक है, तो प्रबंध एक पेशा है और उसी रूप में आज इसका विकास हो रहा है। तो विश्व के लगभग सभी विकसित राष्ट्रों ने प्रबंध को एक पेशे के रूप में भी स्वीकार किया है। फिर
अगला देखते हैं अन्य लोगों द्वारा उनके साथ मिलकर कार्य करने की अवधारणा। तो कुछ व्यक्ति प्रबंध की अवधारणा का अर्थ उन व्यक्तियों के कार्य करने से लगाते हैं। इस परंपरागत अवधारणाओं के समर्थकों का कथन है कि प्रबंधक दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराते हैं और स्वयं कोई कार्य नहीं करते, किंतु केवल अन्य व्यक्तियों का कार्य लेना है। अब आधुनिक प्रबंध अवधारणा का अंग नहीं समझा जाता। तो देखिए, पहला बोला गया यह अत्यंत संकीर्ण अर्थ है, दूसरा बोला गया तानाशाही का दुर्गंध आती है बोला जा रहा है। अतः आधुनिक युग में प्रबंध की इस अवधारणा का कोई महत्व नहीं है। इसके विपरीत आधुनिक प्रबंध अन्य लोगों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य करना है। प्रबंध दर्शन ही आधुनिक अवधारणा मानते हैं। फिर अगला बोला गया है सामूहिक प्रयास अवधारणा। तो प्रबंध की सामूहिक प्रयास अवधारणा के अनुसार एक व्यक्ति अलग अलग रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, अतः निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की व्यवस्था अर्थात नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण आवश्यक है बोला जा रहा है। इसी का नाम क्या बोला गया है? प्रबंध है। अब अगला देखते हैं प्रणाली अवधारणा। तो आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ प्रबंध को एक प्रणाली के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार विभिन्न प्रकार की औद्योगिक एवं व्यावसायिक जटिलताओं पर विजय पाने के लिए प्रबंध की प्रणाली अवधारणा एक मुख्य आधार है। ठीक। फिर अगला है मानवीय संबंध अवधारणा। तो इस अवधारणा के प्रतिपादक ने सहयोगी उनके कर्मचारियों को ही मानव है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करें और उनके हितों को सामान्य हितों के साथ संबंध कर अच्छे पारंपरिक संबंध स्थापित करें। इससे कर्मचारियों के आत्मसम्मान में क्या होती है? वृद्धि होगी और कार्य का वातावरण सुधरता है। परिणाम स्वरूप कार्यकुशलता बढ़ती है और लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अब अगला बोला गया है व्यवहारवादी अवधारणा। तो प्रबंध की यह नवीन अवधारणा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहार के संबंध में अंतर्दृष्टि विकसित करने की प्रेरणा देती है। इस अवधारणा का संबंध मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र के समूह से है। यह व्यक्तियों का संगठन को प्रभावी ढंग से एकीकृत करती है। फिर अगला बोला गया सांयोगिक अथवा परितज्य अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध अतः परिस्थितियों और घटनाओं के अनुरूप प्रबंध करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। पूर्व निर्धारित विधियों या सिद्धांतों का प्रयोग करने के स्थान पर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए। तो देखिए, हमने आप देख लिया प्रबंध की अवधारणाएं चार प्रमुख विद्वानों के अनुसार से। पहला थियो हेमन की अवधारणा हमने समझा, दूसरा हमने जेम्स लुंडी की भी अवधारणा देख ली, तीसरा हमने लॉरेंस एप्ले की अवधारणा देख ली, चौथा देख लिया हमने ओडोनेल की अवधारणा। ठीक है, अब हमने प्रबंध की अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम देखेंगे प्रबंध के उद्देश्य।